नहीं कर रहा था, कोई महिलाओं को आगे नहीं लाना चाहता था। अमेरिका 28 साल बाद एक्सेप्ट करता है, ब्रिटेन 25 साल बाद एक्सेप्ट करता है कि हमारे महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, वोटिंग राइट। यूरोपियन कंट्री 20-20 साल बाद कहते हैं संविधान लागू होने के बाद वोटिंग राइट मिलना चाहिए। भारत पहला ऐसा देश है जिसकी नींव में बाबा साहब अम्बेडकर की कलम थी, जिसमें महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार मिला। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन देश की महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। और ये बाबा साहब का विजन था कि इंदिरा गांधी जी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी क्योंकि महिलाओं को वोटिंग राइट मिला, महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। आज अगर गांव में प्रधान से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक, राज्यपाल तक हमारी बहनें माएं बनती हैं, वो किसी जाति धर्म की, बाबा साहब अम्बेडकर का उपकार है। महिलाओं को पढ़ने की आजादी, उनके हक अधिकार, ये सब सुनिश्चित किए बाबा साहब अम्बेडकर ने। मैं जब महिलाओं की बात कर रहा था, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, प्रधानी के पद से इस्तीफा नहीं देता कोई, आपके लिए कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया कि आपको बराबर के अधिकार मिले। ये थे बाबा साहब। नहीं होते बाबा साहब तो ना घर में इज्जत होती, ना बाहर इज्जत होती। आज पढ़ते लिखाते भी हैं, प्रयास भी करते हैं। आज आप पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बनी है, देश चला रही है, प्रदेश चला रही है, जिला चला रही है। किसकी देन है? मैं अपने जिले की बताता हूँ जहां से मैं सांसद हूँ। मेरे यहाँ जिलाधिकारी महिला है। मेरे यहाँ जो CMS थी पहले, वो मेडिकल जो हमारा कॉलेज है उसकी जो इंचार्ज थी वो भी महिला है। मेरे यहाँ DPRO थी वो भी महिला है। मेरे यहाँ ADM थी, एक जो शहर के SDM है वो भी महिला है। मैंने जब मैं बैठा उनके साथ दिशा कमेटी की मीटिंग में, तो मैंने कहा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का प्रयास है कि ये महिलाएं प्रति जिला चला रही है, जिले का नेतृत्व कर, इसमें 20 लाख लोग रहते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का विजन था। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। जब मैं बात को आगे बढ़ा रहा था तो मैं कहता हूं कि एक वोटिंग राइट सबसे बड़ा अधिकार जो तलवार से ज्यादा खतरनाक आपको दिया है, सबसे करोड़ों रुपए से कीमती हथियार, ये वोटिंग राइट है, जिनकी वजह से लोग हमारी बस्तियों में आ जाते हैं, गरीबों की बस्तियों में चले जाते हैं, जहां गाड़ी नहीं जाती, जहां मोटरसाइकिल नहीं जाती, जहां गंदगी है, जहां सीवर के हाल खराब है, जहां सड़कें नहीं है, वो इस वजह से जाते हैं नेता लोग, क्योंकि वहां वोटिंग राइट वाले लोग बैठे हैं, गरीब लोग, जिनको पूरे 5 साल लोग पूछते नहीं है, चुनाव में सब लोग पूछते हैं। ये बाबा साहब का विजन था। प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आपने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, और मैं कहता हूं हो सकता है मुझसे ज्यादा जानने वाले लोग इस मंच पे बैठे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बाबा साहब को जीने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनको खोजता नहीं हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं उनको, उनके जीवन को, उनके संघर्ष को, उनके विचारों को जीने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अब दोबारा नहीं आ सकते। अब हमें उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। मैं अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए 18 मार्च 1956 का जो उनका ऐतिहासिक भाषण है, जो मुझे और मेरे जैसे लाखों नौजवानों को प्रेरित करता है, उस बात को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। बात 18 मार्च की है। आगरा का बहुत बड़ा रामलीला मैदान है, वहां उस मैदान में बाबा साहब सभा कर रहे थे। जब सभा कर रहे थे और अपनी बात को खत्म करने से पहले, ये बात तो बहुत सारे लोग कहते होंगे, बहुत सारे वक्ताओं ने और मुझसे पहले भी कही हो कि बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। ये बात बहुत सारे साथी कहते हैं कि भाई बाबा साहब ये बात कह के गए, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उस समय बाबा साहब के साथ भले ही पढ़े लिखे लोग ना खड़े हुए, आज हर आंदोलन के साथ पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। और अगर कोई भी आंदोलन कामयाब होता है तो उसके पीछे पढ़े लिखे लोगों का सबसे मजबूत हाथ होता है। हम अपने पढ़े लिखे लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पढ़े लिखे होने का मतलब यह है कि उनके पास अनुभव है, उनके पास नेतृत्व क्षमता है, उनके पास विजन है, उनके पास जानकारी है, वही समाज को दिशा दे सकते हैं। इसलिए, लेकिन जब बाबा साहब कह रहे हैं, उस समय की हालात अच्छी नहीं थी। बाबा साहब ने जिन लोगों को विदेश पढ़ने भेजा, वो सब लोग आके बाबा साहब के साथ हाथ नहीं बटा पाए, इसलिए बाबा साहब इस बात को कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं बड़ी कठिनाइयों से, तमाम तरह के आरोप सह के, अपमान सह के, अपने बच्चों की कुर्बानियां देके इस आंदोलन को बड़ी मुश्किल से वहां से यहां तक लेके आया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं ले जा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। वो कह रहे हैं जो अधिकार मैंने आपको दिलाए हैं, इनके लिए मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट में एक एक विषय पे 200 लोगों को डिबेट पढ़ के देखेगा, सहमत किया बाबा साहब ने अपनी बात से, सहमत किया कि भाई मैं जो बात मैं कह रहा हूं, मैं उसको तर्क के साथ कह रहा हूं, माननी पड़ी लोगों को। इसलिए बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं बड़ी कठिनाइयों से, मैंने आरोप सहे, मीडिया मेरा अपमान बढ़ाती, मेरे ऊपर आरोप लगाती थी, मैंने आरोप सहे, अपमान सहा, अपने बच्चों का 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए,
उफ नहीं कहा, आपसे कोई शिकायत नहीं की, बस ये कह रहा हूं कि मेरे बच्चों इसको अगर आगे नहीं ले जा सकते इसको पीछे मत जान देना। मेरी बहनें माए बैठी हैं, ऐसे ऐसे हाथ ऊपर उठाना एक बार नहीं, बहनों माओ को कह रहा हूं, सिर्फ बहनों माओ को, बच्चियों को एक जरा सा कट लगवा के देखना इसमें उंगली में, जरा सा थोड़ा सा काट। पेन होता है क्या? जब कटता है पेन होता है क्या? और जिसके 4-4 बच्चे चले गए हों, कैसी बीती होगी बाबा साहब पे। आप महसूस करके देखो अपने दिलों में। आपके बच्चे को अगर जुकाम हो जाए, मेरे भाई बैठे हैं यहाँ जिनकी शादियां हो गई, आपके बच्चे को जुकाम बुखार हो जाए तो क्या काम में मन लगता है क्या? अगर पता लग जाए घर में बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, पत्नी बीमार है, बहन बीमार है, जी लगता है क्या घर में बताना, काम में बाहर? बताओ ईमानदारी से, लगता है क्या? लेकिन बाबा साहब के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि जब राज रतन नहीं रहे, बाबा साहब हाईकोर्ट में थे, खबर गई, और जब घर आए पत्नी के सामने और पत्नी कहती है कि डॉक्टर बाबा साहब आप तो कहते थे कि राज रतन राज करेगा, ये तो रहा ही नहीं। तो बच्चों की तरह रो पड़ते हैं बाबा साहब, शब्द नहीं होते उनके पास अपनी पत्नी को जवाब देने के लिए। समाज की लड़ाई लड़ते हुए कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिनका जवाब किसी व्यक्ति के पास नहीं होता, उस परिवार के जिसमें वो काम करता है। दूर बैठ के तमाशा देखना बड़ा आसान काम है, कोई भी देख सकता है, लेकिन जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको पता है कई बार कितनी कीमतें चुकानी पड़ती है। तो जो बात मैं आपको कह रहा था, बाबा साहब जब ये बात कह रहे हैं आगरा में खड़े होकर, तो फिर वो एक और बात कह रहे हैं। इस बात को मैंने पढ़ा, इस मेरे जीवन बदलाव में इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे आंधी चल रही है ना, आप समझो ऐसी आंधी मेरे अंदर भी चल रही है जो रुकने नहीं दे रही। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया हूं, मैं बीमार रहता हूं, बूढ़ा हो चला हूं। जब अपने चारों तरफ देखता हूं तो एक भी नौजवान ऐसा नहीं दिखाई देता जो इस तंबू का, जैसे तंबू है ना उसमें बंबू लगे हुए इसको संभालने के लिए, इस तंबू का बंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। एक भी नौजवान मुझे आसपास दिखाई नहीं देता। मैं चिंता में रहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे समाज का क्या होगा, गांव में रहने वाले मेरे परिवारों का क्या होगा। देखो ऐसी आंधी चल रही है जैसी मैं कह रहा हूं, देखो तुम समझ जाओ मेरी बात को। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो मेरे अंदर चल रहा है उसकी गूंज को तुम महसूस करो अपने आसपास भाई। ऐसी कुछ गूंज है मेरे अंदर, तो मैं पकड़ के संभाल कर रखो, मजबूत लोग पकड़ लो, हिलने मत दो। बाबा साहब कह रही है, क्या बात कर रहे हो कि यार ये ऊपर उठ जाए, क्या बात कर रहे हो? पकड़ के रखो जरा, नौजवान जरा अपनी शक्ति दिखा दो। एक बार जरा नौजवान इन खंभों को पढ़ के अपनी शक्ति दिखा दे कि बाबा साहब के अनुयायी इस आंधियों का रुख मोड़ सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। प्यारे साथियों, तो बाबा साहब कह रहे हैं जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं तो एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस तंबू का बंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। मैं इस हालात में हूं जैसे एक तंबू पे बहुत सारे टेंटों का बोझ होता है। मैं बीमार रहता हूं, बूढ़ा हो चला हूं, चैन से मरना चाहता हूं। एक आदमी, एक नौजवान खड़ा होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा दे तो मैं भी चैन से मर सकूं। ये अपील कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। फिर आप मुझे बताओ कि मेरे जैसा नौजवान कैसे अपने और अपने परिवार, अपने करियर की चिंता करे, महापुरुषों के मिशन का काम करने की बजाय? बताओ आप मुझे।